रहीम स्टार्ट करते हैं गायट्रन के चैप्टर 2 की पार्ट 3 की वीडियो को। इस वीडियो में चला हम क्रोनिक किडनी डिजीज को डिस्कस करेंगे। क्रोनिक किडनी डिजीज का मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम है वो अचानक नहीं आया बल्कि लॉन्ग टर्म है, आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट होती जा रही है किडनी, इस तरह का लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन इस तरह से दे रहे हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, कोई ऐसा किडनी डैमेज या कोई ऐसी किडनी डिजीज जो कम से कम 3 मंथ से ज़्यादा परसिस्ट कर चुकी हुई है। ठीक है, यानी कि स्लोली बढ़ते जाने वाला प्रॉब्लम है कि यूजुअली प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल होता है, यानी कि आपका जो मसला है वो बढ़ता जा रहा होता है और इरिवर्सिबल होता है। लेकिन इसमें सिम्टम्स जो है वो शुरू में नहीं आते। किडनीज़ में नेफ्रॉन की तादाद कम होती जा रही है लेकिन सिम्टम्स हमें नहीं आ रहे, क्योंकि बाकी जो बच्चे कुछ नेफ्रॉन्स है वो सही से काम कर रहे होते हैं, तो सिम्टम्स नहीं आते। किडनी आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट करती जा रही है। जब 70 to 75% किडनी डिटोरिएट कर चुकी होती है ना, फिर जाकर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। फिर जाके हम देखते हैं कि यार वाटर की रिटेंशन हो रही है बॉडी के अंदर, डिमांड या मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या हैं, किन वजूहात से ये ज़्यादा होती है? ओबेसिटी से, डायबिटीज़ मेलाइटिस से, और इसी तरह कुछ इन्फेक्शंस भी हैं जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके पास, जो जनरल किस्म की चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्लो प्रोग्रेसिव मसले आ रहे हैं आपके पास, तो इस तरह के आपके पास प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें कॉजेज़ होते हैं। अच्छा, फिर कॉजेज़ वो यहाँ पे आखिर में वो ये कह रहे हैं कि कॉजेज़ तो बहुत सारे तरह के हैं, अल्टीमेट रिजल्ट यही होता है कि किडनी के नेफ्रॉन्स ख़राब हो रहे होते हैं। ठीक है, किडनी के नेफ्रॉन्स नॉन फंक्शनल हो रहे होते हैं, नेफ्रॉन्स कम से कम होते चले जा रहे होते हैं डाउन के बाद। और ये जो आपके पास प्रॉब्लम है ये विशियस साइकिल के तौर पे यूजुअली काम कर रहा होता है। अब हम देखते हैं विशियस साइकिल बेसिकली किस तरह से होता है। पहले तो ये देखो कि ये विशियस साइकिल होते होते आपकी किडनी उस स्टेज तक पहुँच जाती है कि अब उससे मज़ीद काम नहीं चलाया जा सकता, बिल्कुल ही फौत होने के करीब आ चुकी होती है, तो या हमें डायलिसिस करना पड़ेगा या उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस स्टेज पर जब किडनी आ जाए तो फिर हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़। यानी ये नहीं है कि किडनी का फंक्शन कम हो गया है, बल्कि किडनी का फंक्शन बिल्कुल इंतकाल कर गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, किडनी का फंक्शन बिल्कुल ही फारिग क्यों हो जाता है? उसकी वजह एक विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जरा डिस्कस देखिएगा किस तरह से बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि अगर किडनी का बहुत सारा पोर्शन आप रिमूव कर दो ना बॉडी से, तो भी आप नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन बना रहे होते हो, नॉर्मल एक्सक्रीशन फिर भी चल रही होती है। इसका मतलब ये है कि जब एक सर्टेन एरिया रिमूव कर दिया, बाकी जो एरिया है उसको जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। उसको जिम्मेदारी का एहसास होता है कि यार अब जितना भी वाटर एक्सक्रीट करना है वो मैंने ही एक्सक्रीट करना है। ठीक है, तो ये काम को संभाल लेगा। तो अगर आपके 100 नेफ्रॉन्स हैं, आप उसमें से 50 नेफ्रॉन्स निकाल भी दोगे तो बाकी 50 नेफ्रॉन्स जो है वो जिम्मेदारी को संभाल लेंगे। आप अगर 70 नेफ्रॉन्स रिमूव कर दो तो बाकी जो 30 नेफ्रॉन्स रह गए हैं वो बड़ी मुश्किल में होंगे, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह वो जिम्मेदारी को संभाल लेंगे। लेकिन अगर आप 75-80 नेफ्रॉन्स को रिमूव कर दो तो फिर पीछे सिर्फ 20 नेफ्रॉन्स रह जाएंगे। अब इन पे जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि ये बेचारे खुद भी थक के मरना शुरू हो जाएंगे। ये बेचारे खुद भी कहेंगे यार इतना काम हमें नहीं संभाला जाता है। जब जाहिर बात है 20 हैं और ये इनमें से कुछ कह दें यार मुझे इतना काम नहीं संभाला जा रहा, ठीक है, 5 जो है वो रिटायरमेंट ले लें, पीछे 15 रह गए, उन 15 पे और ज़्यादा काम हो गया, तो फिर वो कहेंगे भाई अब तो मुझे इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, हमें इतनी एक्सक्रीशन करनी पड़ रही है कि हम भी रिटायरमेंट लेते हैं, सिर्फ 10 रह जाएंगे। वो करते करते सारे रिटायरमेंट ले लेंगे और हमारे पास एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाएगी कि अब किडनी जो है तो टोटली तो फारिग हो चुकी है। ठीक है, तो बात कहने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएशन होती रहती है। जब 20 to 25% से भी कम नेफ्रॉन्स रह जाए ना, तो फिर वो नेफ्रॉन्स बेचारे कहते हैं कि यार अब हम नहीं कुछ कर सकते, अब बहुत मुश्किल होगी हमारे लिए। क्या होता है उनके लिए, बहुत प्रेशर इंक्रीज़ कर चुका है, स्ट्रेच इन द आर्टरियोज बहुत इंक्रीज़ हो चुका है, ग्लोमेरुला है वो इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि फिर वो जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आई हुई थी वो भी डिटोरिएट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके पास प्रोग्रेसिव इशू होता है। और फिर जारी बात है जब नेफ्रॉन्स डिटोरिएट कर गए हैं तो फिर उनको आप दोबारा से ठीक तो नहीं ना कर सकते, तो इसलिए हमने कहा था कि ये इरिवर्सिबल लॉस भी है। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से एक विशियस साइकिल के तौर पर काम करता है एक सर्टेन लिमिट से आगे। ऑलराइट, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इनिशियली नेफ्रॉन्स क्यों ख़राब हुए थे, क्या मसले बने थे? 1980s में हमें लगता था कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ना यही मेन इसका कॉज होगा, लेकिन अब हमें पता चला है कि ज़्यादातर लोगों को ये मसले डायबिटीज़ मेलाइटिस और हाइपरटेंशन वगैरह की वजह से हो रही होती है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा ग्लूकोज फिल्टर आउट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है, और हाइपरटेंशन में भी ग्लोमेरुला वगैरह में प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हमने देखा ज़्यादा बड़े कॉजेज़ हैं इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता किडनीज़ के ख़राब होने का और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ तक पहुँचने का। एक्सेसिव वेट गेन, अब ओबेसिटी का रोल देखिएगा। हमने देखा है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस और हाइपरटेंशन ये दोनों ही किडनी को ख़राब करते हैं और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं इंसान को। ये जो ओबेसिटी है ना, ये डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कॉज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिसको ओबेसिटी होती है उसमें हाइपरटेंशन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ओबेसिटी जो है वो बहुत बड़ा रिस्क है। जिसमें बहुत ज़्यादा मोटापा होगा उसमें चांसेस ये है कि डायबिटीज़ भी हो जाए जिसकी वजह से किडनी डिजीज़ होगी, उसमें चांसेस है कि हाइपरटेंशन भी हो जाए जिसकी वजह से किडनी डिजीज़ होगी, और बजाते खुद डायबिटीज़ भी किडनी के लिए मसला कॉज करती है। तो अगर किडनी ख़राब होना शुरू होगी तो बजाते खुद डायबिटीज़ की वजह से भी किडनी मज़ीद डिटोरिएट करती है। डाउन की बात।
अच्छा, ये तो हमने देख लिया विशेष साइकिल किस तरह से होता है, कॉजेज क्या होते हैं। अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता किडनी ख़राब होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता किडनी में क्या ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हो जाता है प्रोग्रेसिवली किडनी के ग्लोमेरुलाई ख़राब हो रहे हो, किडनी की रीनल ट्यूब्यूल्स ख़राब हो रही हो, उसका इंटरस्टिशियम ख़राब हो रहा हो, बहुत सारी चीज़ें जो कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास डिटोरिएट कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंजरी टू रीनल ब्लड वेसल्स। रीनल ब्लड वेसल्स के डैमेज के बहुत से कॉजेज हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। नंबर 1 एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आपको पता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्टिफ होती चली जाएंगी, उनमें स्क्लेरोटिक कंस्ट्रिक्शन हो जाएंगी, उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, रिजिड सी वॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। नंबर 2 फिब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया। अब जहाँ भी हाइपरप्लेजिया का लेवल आता है हमें पता चलता है साइज इंक्रीज करने से ताल्लुक है, इसका सेल्स बढ़ जाने से ताल्लुक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो आपको पता है वॉल्स में आपके पास फाइबर्स भी होते हैं, मसल्स भी होते हैं, तो वॉल्स की थिकनेस जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी, ऐसा ऐसा ब्लड वेसल का जो लुमेन है वो पतला हो जाएगा। और नंबर 3 आता है आपके पास नेफ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसमें भी स्क्लेरोटिक लीजन होती हैं, इसको हम डिटेल से देखते हैं किस तरह से किडनी में क्या प्रॉब्लम होता है। डन होगी बात। सबसे पहले देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस और फिब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया। इन दोनों में बेसिकली ये दोनों जो प्रॉब्लम है ना, ये आपके पास लार्ज रीनल ब्लड वेसल्स में आ रहे होते हैं, यानी कि जो आपकी रीनल आर्टरी वगैरह होती है वहाँ पे ये वाले मसले ज़्यादा प्रीडोमिनेट कर रहे होते हैं। जब वहाँ पे ये मसले आएंगे, अच्छा एक और चीज़ देखिएगा, यूजुअली ये मसले एक किडनी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, दोनों किडनी को एट टाइम इफेक्ट नहीं कर रहे होते। दोनों को भी कर सकते हैं लेकिन आमतौर पे एक को कर रहे होते हैं। जब एक किडनी को इफेक्ट कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। आपको याद होगा हमने सीवीएस में पढ़ा था 1 किडनी गोल्ड बैड हाइपरटेंशन और 2 किडनी गोल्ड बैड हाइपरटेंशन। 1 किडनी गोल्ड बैड हाइपरटेंशन में कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक किडनी हमने एनिमल से रिमूव कर दी है, सिर्फ एक किडनी रह गई और उस किडनी की हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है, ठीक है। और 2 किडनी गोल्ड बैड में हमने कहा था कि दोनों किडनीज मौजूद हैं, एक नॉर्मल है और एक किडनी की हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है। जब एक किडनी की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस किडनी को तो लगेगा ना कि बॉडी में ब्लड थोड़ा हो गया, उसको तो लगेगा यार प्रेशर फॉल कर गया, वो वाली किडनी रेनिन रिलीज करेगी, एंजियोटेंसिन रिलीज करेगी, वो वाली किडनी रियोडॉप्सिन को बढ़ा देगी और इस किडनी से रिलीज किया हुआ रेनिन और एंजियोटेंसिन वगैरह इस किडनी में भी रियोडॉप्सिन को बढ़ाएगा। ये जो कंडीशन पड़ी थी हमें कहते हैं 2 किडनी गोल्ड बैड। ये आपको याद होगा, ये आपके पास 1 किडनी गोल्ड बैड जिसमें आपको याद होगा किडनीज को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया था, एक क्लिप लगा दिया था हमने, ठीक है। और यहाँ पे था 2 किडनी गोल्ड बैड हाइपरटेंशन होती है इसमें, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करती है, क्योंकि सारी बात है मैंने आपको बताया ना फ्लूइड को रिटेन करेंगे, रिटेंशन करती है किडनीज, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो ये तो मसले आ गए आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस और फिब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया में। अब देखते हैं नेफ्रोस्क्लेरोसिस में। बात कर रहे हैं कि हमने जितने भी पोस्टमार्टम किए ना, यानी डेथ के बाद जो हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, 70% ऑफ द पेशेंट्स में बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस तो मिला ही है, यानी थोड़ा बहुत नेफ्रोस्क्लेरोसिस तो मिला ही है। तो इसका मतलब है कि ये एक चीज़ जो एज के साथ साथ अक्सर लोगों में ये डेवलप हो जाती है। होता कैसे बेसिकली ये प्रॉब्लम है, पहली तो बात इंटरलोबुलर आर्टरीज हो गई या एफरेंट आर्टरीज। एफरेंट आर्टरीज आपको पता है सबसे छोटे आर्टरीज होते हैं, उनके बाद बस फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, फिर आगे एफरेंट आर्टरीज। तो यानी कि ब्लड किडनी के अंदर जो छोटे आर्टरीज और आर्टरीज हैं ये वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होता है। होता बेसिकली क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल में से कुछ चीज़ें जो है ना वो मतलब इस तरह से कह लो कि ब्लड वेसल की जो इंटरनल लेयर्स है ना उनमें से प्लाज्मा लीक करके बाहर को आ जाएगा, उनमें से जो प्लाज्मा लीक करके ब्लड वेसल की वॉल में आ जाएगा, तो ब्लड वेसल की वॉल में फिब्रस टिश्यूज वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और जो ब्लड वेसल की वॉल है वो ऐसे ऐसे थिक होना शुरू हो जाएगी। ठीक होगी बात, यानी कि ये एक ब्लड वेसल की वॉल थी, यहाँ से प्लाज्मा लीक करना शुरू हो गया, ब्लड वेसल की वॉल में फाइबर्स वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो ब्लड वेसल की वॉल जो है वो मीडियली यानी ल्यूमन वाली साइड पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी, तो ब्लड वेसल की थिकनिंग हो जाएगी और ब्लड वेसल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। कंस्ट्रिक्ट होते होते बिल्कुल ही ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये जो छोटी सी आर्टरी थी, जितनी भी जगह किडनी की सप्लाई करी थी उस सारी जगह पे ब्लड पहुंचना बंद हो जाएगा, क्योंकि किडनीज में कोलेटरल सर्कुलेशन तो खास होती नहीं है। कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब होता है एक जगह तक पहुंचने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते, ठीक है। बहुत सारे ब्लड वेसल्स एक ही जगह तक पहुंच होती है, जिस तरह आपने हार्ट में पढ़ा हुआ है कोरोनरी सर्कुलेशन में कोलेटरल सर्कुलेशन बहुत होती है। अगर एक हार्ट की जो वेसल होती है वो ब्लॉक में तो बहुत सी दूसरी वेसल्स वहाँ ब्लड पहुँचा देती हैं। किडनी में तो कुछ खास इस तरह की हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। अब एक ग्लोमेरुलाई को एक ही एफरेंट आर्टरी आ रहा होगा ना, तो अगर एक एफरेंट आर्टरी बंद हो गया तो ग्लोमेरुलाई फारिग, ठीक है। ऐसी कंडीशन जिसमें ग्लोमेरुलाई फारिग हो जाए, फारिग होने से मुराद है भाई वहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा, वो जगह डेड हो जाएगी, वहाँ पे फाइबर्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। वो जगह बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाएगी, फाइबर्स आ जाएंगे, स्क्लेरोसिस हो जाएगा। तो अगर ग्लोमेरुलाई का स्क्लेरोसिस हो तो हम कहते हैं ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, और अगर कोई आपकी आर्टेरियोल वगैरह जिसकी वजह से किडनी का कुछ पोर्शन खराब हो गया उसको कहते हैं नेफ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक हो गई बात, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और नेफ्रोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ मैंने बताया वैसे तो एज के साथ साथ अक्सर लोगों में ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। 40 ईयर्स की एज के बाद हर 10 साल बाद 10% आपके जो है ना वो नेफ्रॉन जो है वो कम हो गए, फिर अगले 10 साल बाद 10% मजीद कम हो गए। तो एक बंदा जो कि 80 की एज तक पहुँच चुका है, काफ़ी इम्कान है कि उसके अंदर 40 to 50% नेफ्रॉन्स जो है वो काम नहीं कर रहे होंगे। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि जब तक
20 से 25% तक भी नेफ्रॉन्स नॉर्मल होंगे, तब तक भी किडनी अपने फंक्शन को नॉर्मल रखती है, ठीक है। तो अगर 40-50% डैमेज हो चुके हैं 80 ईयर्स के बंदे में, तो बाकी जो 40 या 50 या 60% उसके अंदर नेफ्रॉन्स रह गए, वही नेफ्रॉन्स इसके अंदर गुजारा लाइक काम कर रहे होंगे। ओके, हो गई बात। अच्छा, ये बात जरूर है कि नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, ग्लोमेरुलर हो गया, इसके चांसेस हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक होगी बात। इसके चांसेस जो हैं, ये हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज मेलाइटिस हो, तो चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था कि ओवरऑल एंड स्टेज रीनल डिजीज हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस वाले लोगों को ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर उन्होंने ये वाली बात कर ली है। इसके हाइपरटेंशन में तो वो खासतौर पर जिक्र कर रहे हैं कि जिनको हाइपरटेंशन होती है उनमें ये प्रोसेस जो है वो फिर प्रोग्रेस करता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेफ्रॉन्स पे डैमेज होते चले जाएंगे और वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट्स होंगे। एक जो अजीब बात है, हमें नहीं पता क्यों है, लेकिन है, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस ब्लैक्स में यानी ब्लैक स्किन पीपल में ज़्यादा पाया जाता है, वाइट स्किन पीपल में थोड़ा पाया जाता है। ये हमें बस एक्सपेरिमेंट से पता चले, ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं पता, साइंटिस्ट को भी नहीं पता। ऑलराइट, ये तो हमने देख लिया ब्लड वेसल्स, रीनल ब्लड वेसल्स के इश्यूज देख लिए, ठीक है, जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब देखते हैं ग्लोमेरुलाई के इशू जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज कॉज कर सकते हैं। ग्लोमेरुलाई के इशू हमने एक्यूट किडनी इंजरी में भी डिस्कस किए थे, यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्रोनिक डिजीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा वो स्लोली प्रोग्रेस कर रहा होगा। पहले तो हमने कहा था ना अचानक से होता था मसला, लेकिन यहाँ पे स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज होगी, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे मेजॉरिटी कॉजेज जो थे ना वो स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन थी। यहाँ भी इन्फेक्शन से मसले बन सकते हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस बहुत कभी कभार क्रोनिक प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। तो यहाँ पे दूसरे आपके पास इश्यूज ज़्यादा हैं, ठीक है बात। और इन्फेक्शन के अलावा और तरह के इश्यूज आपके पास हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये प्राइमरी किडनी डिजीज़ भी होती है और सेकेंडरी डिजीज़ भी होती है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क क्या है भाई? प्राइमरी का मतलब ये है कि एक डिजीज़ है जिसका असल प्रॉब्लम ही ये किडनी की ख़राबी है, और सेकेंडरी का मतलब ये डिजीज़ कुछ और है, उसके साइड इफेक्ट के तौर पे ये किडनी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो प्राइमरी किडनी डिजीज़ में प्राइमरीली यही ख़राबी आ रही होगी, और सेकेंडरी किडनी डिजीज़ जैसे मिसाल के तौर पर सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, ये सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी अपनी बॉडी के सेल्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, अपने टिश्यूज़ के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। तो ये मसला बना हुआ है कहीं पर, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी किडनी भी इफेक्ट हो रही है। वेरी सिमिलरली जो हमने स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कहा था कि भाई हो सकता है इन्फेक्शन टॉन्सिल्स में हो, इन्फेक्शन स्किन में हो, लेकिन वहाँ पे जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, वो वाले कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ग्लोमेरुलाई में आकर फंस जाएं तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। समझे मेरी बात को? तो ये बात है कि ये सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी होता है। सेकेंडरी में मसला कहीं और होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके ये ग्लोमेरुलाई हैं ये इफेक्ट हो रहे होंगे। डन होगी बात। और जो आपकी अगर बहुत ज़्यादा ही ग्लोमेरुलाई इफेक्ट होना शुरू हो जाए तो फिर अल्टीमेटली ग्लोमेरुलाई जब बिल्कुल फॉल्ट हो जाता है और उसमें फिब्रस टिश्यू आ जाता है। तो इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ द डिजीज मेनी ग्लोमेरुलाई आर रिप्लेस्ड बाय फिब्रस टिश्यू एंड आर अनएबल टू फिल्टर फ्लूइड, ठीक है। बहुत से ग्लोमेरुलाई हैं वो बिल्कुल ही इंतकाल कर गए। क्या क्या देख लिया हमने? क्रोनिक किडनी डिजीज कॉज हो सकती है रीनल ब्लड वेसल्स के कुछ इश्यूज की वजह से, क्रोनिक किडनी डिजीज कॉज हो सकती है आपके ग्लोमेरुलाई के इश्यूज की वजह से, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, और उसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीज कॉज हो सकती है आपके रीनल इंटरस्टिशियम की खराबी की वजह से। अब रीनल इंटरस्टिशियम में किस तरह की खराबी आ जाती है यार? बहुत से देखो, जब आपका ट्यूबुलर डैमेज होगा, ट्यूब्यूल्स खराब होंगी, हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें बाहर आपके इंटरस्टिशियम में आ जाए, उससे मसला बन जाए। हो सकता है ग्लोमेरुलाई ख़राब हो गए हैं, जब ग्लोमेरुलाई ख़राब होंगे या ब्लड सप्लाई ख़राब होगी तो भी हो सकता है कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिसकी वजह से आपका रीनल इंटरस्टिशियम तबाह होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो रीनल इंटरस्टिशियम तबाह होने के बहुत सारे कॉजेज हो जाते हैं। एक कॉज को हम डिटेल से देखेंगे, वो है पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है। आमतौर पर ये बैक्टीरिया होता है हमारे पास ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। अब इसका जो कॉज है ये बड़ा अजीब सा है, यूरिनरी ट्रैक की फीकल कंटामिनेशन हो जाए, ठीक है। तो ये इसके चांसेस किस तरह से बनते हैं, ये किस तरह से पॉसिबल है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले तो बात ये देखो, वैसे तो ब्लड के थ्रू भी आ सकता है, लेकिन आम तौर पे यानी मोस्ट कॉमनली ये ब्लड के थ्रू नहीं आता, बल्कि यूरेथ्रा के थ्रू ही आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर यूरेथ्रा के थ्रू आ रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है, वैसे तो इसके चांसेस बहुत थोड़े हैं कि किसी का भी एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस जो है वो कंटामिनेट हो रहा हो फीकल कंटेंट से, ठीक है। लेकिन अगर हो जाए और ये बैक्टीरिया एंटर कर जाए, तो जब ये ब्लैडर में आता है तो नॉर्मल इंसान का ब्लैडर इतना अच्छा होता है कि वो आने वाले तमाम बैक्टीरियाज वगैरह को बॉडी से निकाल देता है। यही बात है, जब ब्लैडर ने यूरिन बनाना है तो वो अपने अंदर मौजूद सारी चीज़ें निकाल देगा, जो बैक्टीरिया ब्लैडर में आएगा वो भी सारा निकल जाएगा, तो ये बंदा बच गया। लेकिन अब कुछ लोगों में मसला ये होता है कि उनका ब्लैडर इतना अच्छा नहीं होता और ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता। हर दफ़ा मिसाल पर 100 ml यूरिन बना, 80 ml निकाल दिया, 20 ml ब्लैडर में रह गया, तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया फिर भी रह गया ब्लैडर में, ठीक है। तो ये जिन लोगों का ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी ना हो उनमें बैक्टीरिया अंदर ही रह जाता है, या जिन लोगों में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन आउटफ्लो हो,
यूरिन की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिन पास नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया अंदर रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लैडर कंप्लीटली खाली नहीं हो रहा होगा। अब जब बैक्टीरिया अंदर रह जाएगा और वो ब्लैडर के मसले को कॉज शुरू कर देगा, तो इसको ब्लैडर की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम नाम देते हैं सिस्टाइटिस। है तो बात समझ में आ गई। तो ये तो हमने देख लिया बैक्टीरिया जो ब्लैडर में काम कर रहा है। अब हो सकता है ये बैक्टीरिया ब्लैडर में ही रहे, ये भी हो सकता है कि ये बैक्टीरिया किडनीज तक पहुँच जाए। ठीक है, किडनीज तक कैसे पहुँचेगा? यार देखो, कुछ लोगों में होता पता क्या है मिसाल के तौर पे जब हमने यूरिनेट करना होता है, यानी कि मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है, यूरिन को पास करना होता है, तो हमारा ये जो ब्लैडर है ना, ये करता है कंस्ट्रिक्ट। ठीक है, ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट करता है ताकि यूरिन बाहर निकल सके, और दूसरी तरफ हम यूरेटर्स को भी कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि ये ना हो कि यूरिन वापस चला जाए। कुछ लोगों में प्रॉब्लम होता है कि वो कंस्ट्रिक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती, तो जब उन्होंने यूरिन पास करना होता है, जब उनका ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट करता है, यूरिन उल्टे रास्ते भी चल पड़ता है, यहाँ भी चलता है लेकिन उल्टे रास्ते भी चल पड़ता है। ये जो उल्टे रास्ता जाता है, यहाँ से ब्लैडर में मौजूद बैक्टीरिया आपके किसी भी इंसान की किडनी तक पहुँच सकता है। तो ये बहुत खतरनाक हो गई। ये जो मैंने कहा ना, यूरिन उल्टे वापस ऊपर की तरफ जा सकता है, इसको हम नाम, ये जो वापस ऊपर की तरफ जाना है, इसको हम नाम देते हैं वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स तो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, रिफ्लक्स आपके फ्लूइड के मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये है वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। ओके बात। अब ये रिफ्लक्स जब होगा तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया आपकी किडनीज तक पहुंच सकता है। जब किडनी तक पहुंचेगा तो किडनी में जाहिर बात है पहले आपके पास कौन सी जगह आती है? अगर आप रीनल पेल्विस से यहाँ से कोई आ रहा है तो पहले आपके पास रीनल मेडुला आता है। तो शुरू में मेडुला को ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि पाइलोमेगास्टस ज़्यादा इफेक्ट रीनल मेडुला को करता है, रीनल मेडुला की इंटरस्टिशियम को, और फिर थोड़ा बहुत रीनल कॉर्टेक्स की इंटरस्टिशियम को भी करता है। एटलीस्ट शुरू में तो ऐसे ही होता है। अब अगर बीमारी को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर हो सकता है कि कॉर्टेक्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दे। अच्छा, रीनल मेडुला में बहुत, ये जो रीनल मेडुला की इंटरस्टिशियम आपको नज़र आ रही है, इसमें क्या फंक्शन होता है? आपको याद होगा, यहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में खासतौर पे काम कर रहे होते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लाई मैकेनिज्म के लिए बहुत अहम होता है। तो अगर रीनल मेडुला की इन्फेक्शन हुई है, वहाँ पे इशू बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऐसी किडनी जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने की ताकत नहीं रखेगी, ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने की एबिलिटी बहुत कम होती है। डन हो गई बात। तो ये चीज़ यहाँ तक उन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी। उसके बाद आते हैं हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे जो ग्लोमेरुलाई हैं उनमें से बहुत सारी प्रोटीन निकल जाती है, और फिर सारी प्रोटीन को हम रिअब्सॉर्ब नहीं कर पाते, तो ब्लड में से बहुत ही प्लाज्मा प्रोटीन ज़ाया हो जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी में से। ठीक है, इसके कॉजेज क्या है? सारी बातें ग्लोमेरुलाई की कोई सारी वो चीज़ें नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज करेंगी जो ग्लोमेरुलाई की परमेबिलिटी को बढ़ाती हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलाई इतने परमेबल हो गए हैं कि वो आपके गुजरने दे रहे हैं, प्रोटीन्स को भी गुजरने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते थे, यहाँ पे हमने स्टडी किया है ग्लोमेरुलाई में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए कि उसकी परमेबिलिटी बढ़ गई है। नंबर 2, अमाइलॉइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है बेसिकली ये है कि बहुत से प्रोटीनॉइड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड वेसल की वॉल में डिपॉजिट होते हैं और ब्लड वेसल को डैमेज कर देते हैं, उसकी बेस मेम्ब्रेन को खराब कर दिया, डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड वेसल की ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की परमेबिलिटी इतनी इंक्रीज कर दी है कि वो प्रोटीन्स को भी जाने दे रही है। नंबर 3 होता है आपके पास मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमने माइक्रोस्कोपिकली भी देखा तो हमें कोई मसला सामने आया नहीं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक के लिए कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बेसिकली है क्या यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप से पता नहीं चला, जाहिर बात है कोई मसला तो होगा ना। होता यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना टी सेल्स की सिक्रीशंस होती है, साइटोकाइंस, वो मसले कर देती है। वो क्या करती हैं? आपको बेसिकली पता होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और बोमेन्स कैप्सूल, इनके बीच में भी कुछ सेल्स होते हैं जो कि आपके फिल्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बीच में पोडोसाइट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये जो है ना उन पोडोसाइट्स को डैमेज कर देते हैं। जब पोडोसाइट्स डैमेज होती है ना तो छोटी प्रोटीन्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी बड़ी प्रोटीन्स तो अभी भी नहीं गुजर पा रही क्योंकि कैपिलरी सही है, लेकिन छोटी जो प्रोटीन्स है एल्ब्यूमिन टाइप वो गुजर जाती हैं। ठीक है, तो ये आगे मसला बन गया। ठीक है, अच्छा ये वाला जो मसला है मिनिमल चेन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये वैसे तो आपके पास एडल्ट में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये चिल्ड्रन में है। अब 2 years to 6 years जिनकी एज है उनमें ज़ाहिर प्रोटीन्स को बड़ा बचाना ज़रूरी है। उनमें से अगर प्रोटीन्स निकलना शुरू हो गई, 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स तक भी एक दिन में निकलने लगी, तो सारी बात है उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन बहुत फॉल कर जाती है, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उससे बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बहुत फॉल कर जाएगी। समझ रहे बात को? जब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना कम हो जाएगा तो फिर ब्लड अपने अंदर पानी को रिटेन नहीं कर सकेगा, ब्लड में से पानी भी निकलता रहेगा, बॉडी के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, सोयर एडिमा हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है ना, जो आपके पास कवाशी और कोर या इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं जिनमें ब्लड में प्रोटीन्स कम हो, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी में बच्चे होते हैं जो कि जिनकी बॉडीज बहुत स्वेल कर चुकी होती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जब आपके पास प्रोटीन्स कम होंगी तो स्वेलिंग हो जाएगी। डन होगी बात। अब अच्छा, अब आता है आगे नेफ्रॉन का फंक्शन इन क्रोनिक किडनी डिजीज। देखो पहली बात तो ये है जो आपका हमने कहा था कि जब तक 75 से ज़्यादा % नेफ्रॉन्स ख़राब नहीं होते तब तक वाटर वगैरह को और ये जो आपके सोडियम वगैरह इनकी कंसंट्रेशन फ़र्क नहीं आता। क्यों नहीं फ़र्क आता? क्योंकि सीधी सी बात है, आपके कुछ नेफ्रॉन्स तो ख़राब हो गए, जो सही नेफ्रॉन्स रह गए ना वो कहते हैं यार पहले हम ज़्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करते थे, अब
क्योंकि सारी एक्सक्रीशन हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, सारा यूरिन हमने ही फॉर्म करना है, तो हम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करते। तो ठीक हो गई बात। हम सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन उतनी नहीं करते जितनी पहले कहते थे, थोड़ी रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगे तो ठीक होगी बात। यानी इनकी रीअब्जॉर्प्शन कम करके गुजारा चलाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको रीअब्जॉर्ब करना ही नहीं होता, मिसाल के तौर पर क्रिएटिनिन वगैरह हो गए। ये वो सब्सटेंसेस हैं कि ये आमतौर पर जितने फिल्टर आउट होकर आते हैं सारे के सारे एक्सक्रीट होते हैं। तो पहले ये 100 नेफ्रॉन, मिसाल दे रहा हूँ मैं, पहले 100 नेफ्रॉन से जब ये फिल्टर आउट होकर आ रहे थे तो यानी कि ये बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा निकल रहे थे। अब सिर्फ 30 नेफ्रॉन्स रह गए हैं, तो 30 नेफ्रॉन्स में ये इतने कम फिल्टर आउट होकर आएंगे। ज़ाहिर सी बात है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ही कम हो चुका है। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि ये आपके पास कम एक्सक्रीट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि इनकी एक्सक्रीशन बुरी तरह से इफेक्ट हो गई है। इनकी एक्सक्रीशन को जब ये एक्सक्रीट प्रॉपर नहीं हो रहे होंगे तो इनकी ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इनकी एक्सक्रीशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। क्योंकि जब ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ना तो वही ब्लड उन्हीं 30 नेफ्रॉन्स के पास से गुजरेगा, लेकिन अब उन नेफ्रॉन्स में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए वो ब्लड ज़्यादा उसको निकालेगा, क्रिएटिनिन वगैरह को। यहाँ पे अगर आप ग्राफिकली देखें तो उन्होंने दिखाया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अचानक कम हो गया। जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ तो क्रिएटिनिन की एक्सक्रीशन भी कम हो गई। जैसे ही क्रिएटिनिन की एक्सक्रीशन कम हुई तो क्रिएटिनिन की ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई। आप जैसे प्लाज्मा क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज करती जा रही है। जब प्लाज्मा क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है, यानी ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो जारी बात है आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिनिन की एक्सक्रीशन भी बढ़ जाएगी। क्योंकि ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा फिल्टर आउट होगी क्रिएटिनिन और ज़्यादा एक्सक्रीट होगी। तो ये आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सक्रीशन भी बढ़ती चली जा रही है, और एक्सक्रीशन अल्टीमेटली प्रोडक्शन के बराबर हो गई, यानी जितना एक्सक्रीट होना चाहिए था उतनी हो गई। तो ये बराबर तो हो जाती है, लेकिन ये बराबर करने के लिए हमें ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ता है। ये चीज़ें यहाँ पर उन्होंने ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश की हुई है। ऑलराइट, यहाँ पर उन्होंने ये बात की हुई है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता रहता है तो वो चीज़ें जिनको हम रीअब्जॉर्प्शन से गुजारा कर रहे थे उनकी आप रीअब्जॉर्प्शन कम कर लेंगे तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जितना मर्जी कम हो जाए। ये सोडियम हो गया या क्लोराइड हो गया, इनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन सेम रहती है। अलबत्ता क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, इनको एक्सक्रीट करने के लिए प्लाज्मा की कंसंट्रेशन हमें बहुत बढ़ानी पड़ जाती है। तो ये बातें जो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी, पार्ट ऑफ अडेप्टेशन अक्स। हाँ, यहाँ पे ना फिर उन्होंने थोड़ी अडेप्टेशन का जिक्र किया हुआ है कि जब काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स ख़राब हो गए तो बाकी नेफ्रॉन्स को फिर जारी बात है कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। बाकी नेफ्रॉन्स फिर वो कहते हैं यार पहले अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 100 ml था सारे नेफ्रॉन्स में मिला के, अब नेफ्रॉन्स तो रह गए आधे, तो GFR को भी आधा होना चाहिए 50 ml, लेकिन आधा नहीं होता, फिर भी 60 ml 70 ml, मतलब आधे से थोड़ा सा बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? क्योंकि जारी बात है जो बच गए हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, वहाँ के ग्लोमेरुला थोड़े से बड़े हो जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा ब्लड भेजेंगे। तो ये आपके पास अडेप्टेशन होती है, हाइपरट्रॉफी वगैरह होती है जो कि चीज़ों को बचा लेती है। डाउन की बात एंड में आता है हमारे पास आइसोथोनियूरिया, यानी कि हम उसकी कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन को चेंज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं चेंज कर पा रहे भाई? सीधी सी बात है, थोड़े से नेफ्रॉन्स बच गए हैं, उन नेफ्रॉन्स के अंदर से बहुत ज़्यादा यूरिन बनना है, तो उन नेफ्रॉन्स में ट्यूबुलर फ्लो रेट इतना ज़्यादा है कि अगर हम कहें कि यार हमने कंसंट्रेशन करनी है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है, रीअब्सॉर्ब करने का टाइम नहीं मिलता। हम कहते हैं हमने डाइल्यूशन करनी है, सॉल्यूट्स को रीअब्सॉर्ब करना है, रीअब्सॉर्ब करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि फ्लो रेट इतना ज़्यादा ना कि हम रीअब्सॉर्ब कर नहीं पाते। तो कंसनट्रेट करने के लिए हम एडीएच की मौजूदगी में प्रॉपर्ली वाटर को रीअब्सॉर्ब ही नहीं कर सकेंगे, और डाइल्यूट करने के लिए हमने सॉल्यूट्स को रीअब्सॉर्ब करना था तो उनकी भी रीअब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ना काउंटर मैकेनिज्म सही से काम करेगा, ना डाइल्यूशन सही से काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।